हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आरटी का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एचटेट के एग्जाम के पर्पज़ के लिए और रीट एग्जाम के पर्पज़ के लिए। सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपने ज़रूर करना है। मैंने इसके अलग से नोट्स नहीं बनाए हैं, बल्कि अपने ही नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। ठीक है, और मैंने कोशिश ये कर रही हूँ कि कल तक मैं आपको जो है सारी साइकोलॉजी जो है कवर कर दूँ। बस आपको जो है 2-3 वीडियो और मैं आपको मुश्किल से प्रोवाइड करूँगी, बाकी मैंने सब कुछ आपको करा दिया है। ठीक है, आप जो है प्रैक्टिस और रिवीजन मस्ट है करिएगा साथ के साथ। आरटी 2009 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरटी का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का मकसद है आरटीई का। ठीक है, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं आपको बोल भी रही हूँ, आप इससे भी आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और एम यानी कि उद्देश्य क्या है आरटीई का, क्यों इंप्लीमेंट किया गया इसको, क्या उद्देश्य है इसका? तो उद्देश्य इसका ये है कि प्रोवाइड करना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो 6 और 14 साल के बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी अनिवार्य रूप से एजुकेशन देना, इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब ये वो बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स वाले। जो बच्चे स्पेशली चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटीज यानी कि जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जिन बच्चों में किसी भी तरह का लर्निंग अगर विकार है उनमें, तो उनकी जो एज है वो कितनी है? 6 से 18 ईयर्स है। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनको 6 से 18 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये क्या है? मेन एम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर एग्जाम में आए तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में आपको ये दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये पढ़ना है कि भाई किन बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, स्पेशल बच्चों की बात हो रही है या फिर नॉर्मल बच्चों की बात हो रही है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, वैसे एक से देखते के साथ टिक नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये जो है किस आर्टिकल के तहत कहा गया भाई 6 to 14 ईयर, तो ये आर्टिकल 45 के तहत बोला गया है, और आर्टिकल 41 के तहत बोला गया है स्पेशल बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? मेन एम है बच्चों के लिए। उसके बाद चलते हैं, अब ये जो इसका जो एक और एम है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का क्या हो? यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन शब्द है ये कहाँ से आया है? ये आपका आया है SSA से, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान से आया है। आप सभी इस चीज़ के बारे में जो है जागरूक होंगे। सर्व शिक्षा अभियान से क्या लिया गया है? यूनिवर्सलाइजेशन शब्द को लिया गया है। अब आरटीई जो है लोकसभा में कब आया, राज्यसभा में कब आया, इंप्लीमेंट कब हुआ, किसने साइन किया, सब देखेंगे। ठीक है, आपको जो है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आरटीई जो है राज्यसभा में कब आया था? 20 जुलाई 2009 को, ध्यान रखिएगा सभी। और लोकसभा में आया था 4 अगस्त 2009 को। उसके बाद प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने साइन किए थे 26 अगस्त 2009 को, और उस समय पर प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आप सभी ध्यान रखना। ठीक है, अभी जो प्रेसिडेंट है उनका अगर नाम आए तो मत लगाना, बल्कि उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थी जिन्होंने साइन किया था, वो थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। ठीक है, उनका आपने टिक लगाना है। उसके बाद ये लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ, इन्फोर्समेंट में कब आया ये, तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी देश के हिस्सों में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है आरटी से रिलेटेड वो भी देख लीजिए। प्रेसिडेंट थी आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी। ठीक है, और पीएम कौन थे इस वक्त? मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल उस टाइम पे। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अब आरटी के अंदर है क्या एक्चुअल में? इसके अंदर आपके 7 चैप्टर आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भाई टोटल कितने चैप्टर आते हैं, तो 7 अध्याय आते हैं, 7 चैप्टर आते हैं, 38 सेक्शन आते हैं, 38 सेक्शन होते हैं, और एक स्केड्यूल होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ पे लिखी एक एक बात आपके लिए ज़रूरी है, तो आप किसी भी बात को ध्यान में नहीं, आप जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, 7 चैप्टर होते हैं, 38 सेक्शन होता है, एक जो है स्केड्यूल होता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ बिकम 135th कंट्री टू इम्प्लीमेंट आरटीई। आरटीई को लागू करने वाला इंडिया जो है किस नंबर का देश बना? 135वां नंबर का देश बना इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। अब देखिए शुरू करते हैं। कितने चैप्टर होते हैं आपके? 7 चैप्टर होते हैं, 38 सेक्शन होते हैं ना। किस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में क्या कहा गया है? ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसके अंदर बेसिकली इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन
है, सिर्फ परिचय है आरटीई का, ठीक है। तो सेक्शन 1 के अंदर क्या बात करी गई है, सेक्शन 1 के अंदर इंट्रोडक्शन है आरटीई का, और आरटीई कब इंप्लीमेंट यानी कि लागू किया गया था इसके बारे में बात की गई है। और आरटीई को कहाँ नहीं लागू किया गया था, जो जितने भी वैदिक स्कूल हैं, जितने भी मदरसे हैं और जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे आरटीई लागू नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे आरटीई लागू नहीं होता है, बाकी हर जगह आरटीई लागू होता है। सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस आती हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, जितने भी शब्द है भाई, कौन सा शब्द का क्या मतलब है, ये सभी किस में आता है, ये सभी आपका सेक्शन 2 में आता है, चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सभी, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, चिल्ड्रन क्या होता है, वीकर सेक्शन क्या होते हैं, डिसेबल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, स्कूल क्या है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन क्या है, लोकल बॉडीज क्या है, मतलब जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, ये सारी किस में आती है, सेक्शन 2 में आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे सभी। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इसके अंदर आपके कितने सेक्शन आते हैं, इसके अंदर आपके 3 to 5 यानी कि 3 सेक्शन इसके अंदर आते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। जिसमें आपका सेक्शन 3 क्या बोलता है, 2 था सेक्शन आपकी जिसमें सिर्फ डेफिनेशन थी। सेक्शन 3 बोलता है कि फ्री एजुकेशन किनको, मैं आपको बता चुकी हूँ, 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को, जो नॉर्मल वाले होते हैं, और स्पेशल बच्चे जो 6 to 18 ईयर्स तक के वाले हैं, उनको फ्री एजुकेशन की बात दी गई है, किस सेक्शन में, सेक्शन 3 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 4 क्या बोलता है। सेक्शन 4 कहता है कि जितने भी अनएनरोल्ड स्टूडेंट है, जिन बच्चों ने एनरोलमेंट अपना स्कूल में नहीं कराया, उनके बारे में बात की गई है। जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जो है जो है गैप मारा है ना ईयर्स का, उनके बारे में बात करी गई है। किस क्लास के अकॉर्डिंग कितनी एज होनी चाहिए, इस बारे में किस सेक्शन में बात करी गई है, इसमें सेक्शन 4 में बात करी गई है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 5 क्या बोलता है, ये टीसी से संबंधित है, यानी कि कोई बच्चा अगर स्कूल छोड़ के जाता है तो उसकी जो टीसी है वो टाइम पे दी जाए उसको। ये नहीं है कि भाई तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हारी टीसी हम नहीं देंगे, टीसी जो है उसकी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो उसको टाइम पे दी जाए, इसके बारे में सेक्शन 5 में बात करी गई है। उसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है आपका। चैप्टर 3 में आपके कितने आर्टिकल आ जाते हैं, इसके अंदर आपके 6 to 11 आर्टिकल आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितने आर्टिकल किस चैप्टर में है इस बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका मेन एम क्या है, इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करी गई, इस पूरे चैप्टर में बात करी गई ड्यूटीज़ की, कि किन की क्या ड्यूटी है, भाई लोकल्स की क्या ड्यूटी है, जितने भी राज्य हैं उनकी क्या ड्यूटी है, केंद्र सरकार की क्या ड्यूटी है, माँ बाप की क्या ड्यूटी है, ये सभी किसमें, चैप्टर 3 में बात करी गई है, ठीक है। अब किस सेक्शन में किन किन की ड्यूटी की बात करी है वो देखेंगे। तो जो सेक्शन 6 है आपका, इसमें किसकी बात करी गई है, इसमें कहा गया है कि स्कूल का जो सेटअप है, जो प्राइमरी स्कूल है ना, जो छोटे बच्चों का स्कूल है ना, वो कितने किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल है वो कितने, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन ही आया हुआ एग्जाम में, ध्यान से देखना, जो प्राइमरी स्कूल है विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और जो अपर प्राइमरी स्कूल है ना, ये विद इन 2 to 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। पहले तो इसको 2 किलोमीटर बताया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके 3 किलोमीटर कर दिया गया था, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे अपर प्राइमरी, तो आप कहेंगे भाई 3 किलोमीटर के दायरे में ये होना चाहिए अपर प्राइमरी स्कूल किसी भी बच्चे का, ठीक है। और ये किस सेक्शन में है इसका जिक्र जो है सेक्शन 6 में दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 7 बोलता है खर्चे के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बोलता है सेक्शन 7, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 60%, ठीक है, टोटल खर्चे का, और जो राज्य सरकार है वो 40% देगी टोटल खर्चे का। लेकिन जो नॉर्थ के स्कूल है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्कूल है, उनमें खर्चे चेंज हो जाते हैं। उनमें जो सरकार है, यानी केंद्र सरकार है, वो 90% देगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना, 10% देगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 देखिए। सेक्शन 8 कहता है मेंशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, गवर्नमेंट की, यानी कि जो मिड डे मील और बुक्स वगैरह है ना, इन सब का जिक्र किस में किया गया है, इसमें सेक्शन 8 में किया गया है। सेक्शन 9 कहता है कि लोकल बॉडीज की क्या ड्यूटी, यानी कि एमसीडी, साफ सफाई वगैरह की जो ड्यूटी है वो सेक्शन 9 में दी गई है। उसके बाद सेक्शन 10 में पेरेंट्स की ड्यूटी दी गई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका चैप्टर 3 है उसमें ड्यूटीज प्रोवाइड करी गई है, तो किस सेक्शन की क्या ड्यूटी है वो आप देख लीजिए। ड्यूटी है पेरेंट्स की सेक्शन 10 में। उसके बाद ये जो आपका सेक्शन 11 मैंने इधर लिखा हुआ है, सेक्शन 11 में क्या है, आंगनबाड़ी से रिलेटेड जिक्र है, ठीक है। आंगनबाड़ी का जिक्र है कि प्री प्राइमरी स्कूल में जो है वो आंगनबाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई आंगनबाड़ी का जिक्र कहाँ पे है, तो आप बताएंगे चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 11 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 4 यहाँ पे आ जाता है। चैप्टर 4 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, किस किस की
भाई स्कूल की और टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किस में आ जाती है, चैप्टर 4 में आ जाती है। ठीक है, ड्यूटीज थी सबकी, वो चैप्टर 3 में थी, और चैप्टर 4 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, यानी कि जिम्मेदारियां है स्कूल की और अध्यापकों की, और इसके अंदर 12 से 28 सेक्शन आते हैं। ठीक है, तो आप सभी देख लेंगे। सेक्शन 12 में देखिए क्या जिक्र है कि भाई 25% रिजर्वेशन होना चाहिए ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। क्लास 1 से लेके 8 तक 25% आरक्षण दिया जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे किस में दिया गया है, सेक्शन 12 में दिया गया है। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि किसी भी बच्चे से कोई भी जो है एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी, किसी भी बच्चे से कोई भी एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी। सेक्शन 14 बोलता है कि अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उस बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुम ये कह दोगे कि भाई तुम्हारा तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो किसी बच्चे के पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको एडमिशन देंगे। सेक्शन 15 क्या बोलता है, अगर किसी बच्चे ने अपना एडमिशन नहीं कराया तो आप उसको 6 महीने का टाइम देंगे। ठीक है, उसको निकाल नहीं देंगे, बल्कि उसको कितने महीने का, उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ये सेक्शन 15 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 कहता है डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि फेल करने वाली जो टेक्निक है। ठीक है, पहले क्या कहा गया था कि 8वीं तक हमें बच्चे को फेल नहीं करना, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया, इस सेक्शन में इसमें संशोधन किया गया 3 जनवरी 2019 को, और ये कहा गया कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना तो हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान भाषा में आपको ये बता रही हूँ, आप किसी बुक को अगर उठाकर पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए अपना जो है साथ साथ पढ़ते रहना और आपको यहाँ से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसी बात पे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट्स को ज़रूर आप शो करा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, सेक्शन 17 को देखिए। सेक्शन 17 में कहा गया है कि कोई भी पनिशमेंट और अब्यूज़ जो है, किसी भी बच्चे से कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा और अभद्र भाषा से बात उसको नहीं करी जाएगी किसी भी बच्चे को। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 17 में है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, सेक्शन 18 में देखेंगे कि कोई भी स्कूल है वो बिना गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के नहीं चलेगा, यानी कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए स्कूल के बारे में कि हाँ भाई ये XYZ स्कूल है। ठीक है, सेक्शन 19 कहता है कि जितने भी स्कूल के स्टैंडर्ड और नॉर्म्स हैं उनके बारे में सेक्शन 19 बात करता है। सेक्शन 20 कहता है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अमेंड शेड्यूल, ये कहता है कि भाई जो राज्य की जो सरकार है ना, उनके पास क्या है, पावर है कि वो स्कूल में किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 21 कहता है कि स्कूल के अंदर ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जिसके कितने मेंबर होने चाहिए, उसके 15 मिनिमम मेंबर, यानी कि कम से कम 15 मेंबर उसके होनी चाहिए है, जिसके 3/4 जो मेंबर है वो कहाँ से होंगे, वो लोकल बॉडीज से होंगे जिनका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता हो। यानी कि लोकल बॉडीज मतलब स्कूल के आसपास के ही होंगे और उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते होने चाहिए। ये कितने होने चाहिए, 3/4 ऑफ टोटल मेंबर। ठीक है, जिसमें से लेडीज को 50% सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है। सेक्शन 23 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, भाई टीचर जो है ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ जाए, बल्कि टीचर की जो है प्रॉपर एक क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 24 सेक्शन बोलता है टीचर्स के क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या दायित्व है, इसके बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 25 बोलता है कि टीचर और स्टूडेंट के क्या रेशियो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, कि भाई स्टूडेंट कितने होनी चाहिए हैं और टीचर कितने होनी चाहिए हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि भाई कितने स्टूडेंट और के ऊपर कितने टीचर होने चाहिए हैं। तो देखिए प्राइमरी स्कूल में 30 स्टूडेंट के ऊपर कितने टीचर होने चाहिए हैं, 1 टीचर। यानी कि प्राइमरी अगर स्कूल है तो 30 बच्चों पे 1 अध्यापक हो, 60 बच्चे हैं तो 2 अध्यापक होंगे, 90 बच्चे हैं तो 3 अध्यापक होंगे, 120 अगर बच्चे हैं तो 4 अध्यापक होंगे, और अबोव 200 है ना तो 5 तो जो है अध्यापक होंगे और 1 हेडमास्टर भी होगा। लिख लेना इसको, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद जो अपर प्राइमरी है उनमें 35 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए अपर प्राइमरी पे। ठीक है, अब कुछ घंटे भी निर्धारित किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो इस आर्टिकल की है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। प्राइमरी जो आवर्स है उसमें मिनिमम डेज 200 होने चाहिए, यानी कि मिनिमम जो दिन है वो 200 होने चाहिए हैं, और मिनिमम जो आवर है यानी कि घंटे वो 800 होंगे। अपर प्राइमरी के लिए मिनिमम डेज 220 है और जो घंटे हैं वो 1000 होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर 200 स्टूडेंट से ज़्यादा तो 1 हेडमास्टर की भी ज़रूरत होगी। 1 हेडमास्टर जो है उन 5 टीचर पर नियुक्त किया जाएगा। सेक्शन 26 बोलता है कि जो स्कूल है
उसमें जो 10% जो स्कूल की जो 10% से ज़्यादा वैकेंट सीट नहीं होनी चाहिए टीचर्स की, ठीक है। 10 जितनी भी पोस्टें हैं उनकी जो 10% सीट है वो उससे ज़्यादा खाली नहीं हो, ठीक है। यानी कि अगर सीट मान लो 100 है तो फिल कितनी 90 होनी ही होनी चाहिए हर हाल में। वैकेंट जो है वो 10 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सेक्शन 27 बोलते हैं कि टीचर्स को जो है कैन नॉट पुट ऑन ड्यूटी अदर देन, कि जो टीचर्स है आप सभी को पता है जितने भी सरकारी अध्यापक होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है किसमें, जब जनगणना होती है 10 ईयर सेंसस में, और डिजास्टर रिलीफ में, और इलेक्शन वर्क में इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा अध्यापकों की ड्यूटी कहीं पर भी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। सेक्शन 28 बोलता है कि बैन ऑन ट्यूशन बाय टीचर, ठीक है। टीचर के द्वारा ट्यूशन पर रोक लगाना, स्कूल में ही होता है ना, कई बार कहते हैं कि तुम बाद में आना मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो ये इस तरह का जो ट्यूशन है ना ये क्या है, इस पे बैन हो। उसके बाद चैप्टर 5 आ जाता है इसमें, इसके अंदर आपके 2 आर्टिकल आते हैं 29 और 30, आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्री एजुकेशन और जो करिकुलम है वो किस में आता है, वो चैप्टर नंबर 5 में आता है। एजुकेशन और करिकुलम के बारे में कहाँ पे बात करी गई, चैप्टर नंबर 5 में बात करी गई है। इसमें जो सेक्शन 29 है वो क्या कहता है, सिलेबस शुड बी इन रिटन फॉर्म एंड टाइमली कंप्लीटेड, यानी कि जो बच्चों की जो सिलेबस है वो रिटन फॉर्म लिखित फॉर्म में होनी चाहिए और टाइम से कंप्लीट हो जाए हर बच्चे की, ये बोलता है सेक्शन 29। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्शन 30 बोलता है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड टू बी केप्ट बाय टीचर, यानी कि जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो टीचर्स के द्वारा रखा जाएगा। कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गिव ए सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट भी बच्चों को प्रोवाइड करी जाएगी। चैप्टर 6 पे आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बच्चों के लिए जो भी राइट्स है ना उनका प्रोटेक्शन, बच्चों के जो भी राइट्स है उनके प्रोटेक्शन के बारे में कहाँ बात करी गई है, चैप्टर 6 में बात करी गई है। सेक्शन 31 पे आ जाते हैं, मेंशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, राज्य की और बच्चे की जो भी नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन NCPC, ठीक है, इसके बारे में कहाँ जिक्र है, सेक्शन 31 में जिक्र है। सेक्शन 32 बोलता है कि चाइल्ड जो है अब उसके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसके खिलाफ अपील कर सकता है बच्चा, ये सेक्शन 32 बोलता है। सेक्शन 33 बोलते हैं कि जो नेशनल एडवाइजरी काउंसलिंग है उसके अंदर 15 मेंबर होंगे और हेड जो है वो HRD होगा, ठीक है, HRD होगा, ठीक है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर एंड हेड विल बी HRD। जो हेड होंगे कौन होंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या होंगे, जो मंत्री है ना वो होंगे। और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी है HRD मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 34 है, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, ठीक है। इसके अंदर तो क्या था, जो भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी ना उसके जो हेड थे वो HRD थे, लेकिन यहाँ पे स्टेट एडवाइजरी काउंसिल है, इनके जो मेंबर होंगे उनके भी 15 ही होंगे, लेकिन इनके हेड कौन होंगे, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, ठीक है, राज्य शिक्षा मंत्री होंगे। ये है 33 और 34 के बीच में डिफरेंस। अब आपका चैप्टर 7 आ जाता है, लास्ट चैप्टर ही आपका, आर्टिकल 35 जो है, इसमें किसके बारे में, इसमें क्या किया गया है कि गवर्नमेंट जो है गाइडेंस इशू करेगी टाइम टू टाइम स्कूलों को, ठीक है। 36 कहता है कि कोई भी पनिशमेंट का यहाँ पे जिक्र है, भी कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, पनिशमेंट, ठीक है। 37 है कि टीचर को अगर मान लो बिना वजह अगर निकाल दिया है, ठीक है, तो टीचर कहाँ पे जा सकते हैं, टीचर जो है कोर्ट में जा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने कोई पनिशेबल एक्ट किया है ना तो भाई उनको निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 38 बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज रूल्स कीपिंग इन इंटरेस्ट, कीपिंग इन माइंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी नियम कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ 7 चैप्टर थे जिनके अंदर आपके 38 आर्टिकल थे और सॉरी सेक्शन थे, ठीक है। आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, मैंने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बताई हैं चीज़ें ताकि आपको याद हो जाए, ऐसे अच्छे से बताया है। राइटिंग समझ नहीं आए तो मैं आपको बोल भी रही हूँ, आप वहाँ से अपने कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।